नमस्कार। अच्छी ज़िंदगी जीने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो जो पसंद है उसे हासिल करना सीखना, या फिर जो हासिल है उसे पसंद करना सीखना। सीधी सी बात। हासिल आप लोग सब लोग क्या करना चाहते होंगे? मनी। वही आज हम एक टॉपिक लेकर के आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, मनी इकोनॉमिक्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स में टॉपिक है और आज हम इसी से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे आपके साथ। तो चलते हैं मनी की साइड। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको बताना चाहें कि मनी क्या है, तो मनी कैसा होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो क्या होता है? वो है क्लियर। लेकिन अगर हम बहुत टाइम पहले की बात करते हैं तो मनी था ही नहीं, क्योंकि इन्वेंशन ही नहीं हुआ था मनी। तो फिर तब क्या होता था? तब ट्रांजेक्शन्स कैसे थे? तब ट्रांजेक्शन्स एक्चुअली बहुत सिंपल थे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स बहुत सिंपल थे, नेसेसिटीज़ ही नहीं थी। थोड़ा बहुत जितना भी था वो क्या करते थे वो लोग? वो कमोडिटी के बदले में कमोडिटी ही ले लेते थे। वहाँ पे मनी नहीं था ना, तो सामान के बदले में सामान, उसे कहते थे हम बार्टर सिस्टम ना, C2C, कमोडिटी टू कमोडिटी, राइट। जैसे कॉबलर सर्विसेज दी उसने अपनी, उसके बदले में आप उसने क्या दे दिया? उससे बीट ले लिया, ठीक है, या फिर बीट के बदले में बीट दे दिया गया, या फिर किसी भी जो भी आपको नेसेसिटीज जैसे कि फ्रूट्स थे, वेजिटेबल्स थी, बस इतना ही था उस टाइम पे। ज़्यादा कुछ इतना तामझाम टाइम नहीं था जो आज के टाइम पे है, ठीक है ना। बस उसके हिसाब से वो सब चीज़ें एक दूसरे से वो लोग एक्सचेंज किए थे, ठीक है। इसलिए उसे क्या करते थे? बार्टर सिस्टम कहते। लेकिन टाइम बदला, आगे बढ़ते चले गए तो फिर नेसेसिटीज़ भी बहुत सारी हो गई। जब ज़्यादा नेसेसिटीज बढ़ती गई तो यहाँ पर बार्टर सिस्टम से प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। बार्टर सिस्टम से प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो सकती है? बार्टर सिस्टम से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस। देखो सोचो कि अगर हमें गेहूं की जरूरत है तो हमें एक ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास गेहूं हो और उसे उस चीज़ की जरूरत है जो हमारे पास हो, ठीक है। तो कोइंसिडेंस का मिलना, ये कोइंसिडेंस हो कि वो भी सेम चीज़ को चाहता हो और हम भी उसी चीज़ को लेकर के आ रहे हो, तो ये इस टाइप की सिचुएशन का मिलना बहुत टिपिकल होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारी नेसेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ठीक है। एक प्रॉब्लम हुई। दूसरी प्रॉब्लम, लैक ऑफ द कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। वैल्यू को तोलने की, जैसे इस टाइम है हमको पता है कि ये जो नोट है अगर 10 रुपीज़ का है तो इसकी वैल्यू 10 रुपीज़ के बराबर है, ये 100 रुपीज़ का है तो इसकी वैल्यू 100 रुपीज़ के बराबर है। लेकिन उस टाइम पर ये यूनिट ही नहीं था कुछ भी, तो हमको यही नहीं पता चलता था। जैसे बफेलो है हमारे पास, बफेलो के बदले में हमें किसी और को देना है, तो कैसे हम एक्सचेंज करें? कौन सी चीज़ ज़्यादा वैल्यूबल है, कौन सी चीज़ कम वैल्यूबल है, यही नहीं समझ में आता था। इसकी प्रॉब्लम हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अगर हम कहें कि भाई अभी हमारे पास नहीं है, हम आपको नेक्स्ट यानी कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद दे देंगे, तो भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि फ्यूचर पेमेंट कैसे सामान को हम रोक लेंगे, कहाँ रखेंगे? समझ रहे हैं ना, है ना। और क्या क्या प्रॉब्लम आ रही थी? जैसे हमारे पास थोड़ा सा सामान है, दूसरे वाले के सामने बड़ा सामान एक्सचेंज करने में, या फिर जो लाइव स्टॉक मतलब जो एनिमल्स थे, राइट, तो वो तो उनको तो काटना पॉसिबल नहीं था ना, तो उनको थोड़ा थोड़ा टुकड़े में हम करके हम एक्सचेंज कर लें उसको, ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और क्या हुआ था? डिफिकल्टी टू स्टोरेज ऑफ वैल्यू। वैल्यूज को हम स्टोर नहीं कर सकते थे, ऊपर बहुत सारा बीट है, उसको हम एक्सचेंज करना है, रखेंगे कहाँ? स्टोरेज की प्रॉब्लम थी। हम फ्यूचर के लिए, जैसे इस टाइम पे क्या होता है, मनी में क्या होता है? मनी में वैल्यू है ना, स्टोर करने की बहुत सारा मिल जाए ना, तो भी इकट्ठा करके रख लो, कभी नहीं कहोगे। कोई कहे, आपने देखा किसी को सोचने कहते हुए कि ना बहुत सारा पैसे इकट्ठा हो गया, जगह ही नहीं रखने के लिए, नहीं, तो कितना भी मिल जाता ना, कितना भी मिल जाएगा, उसको रखने के लिए तो जगह अपने आप ही हो जाएगी। पर पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि कॉमोडिटीज़ थी। कॉमोडिटीज़ को कहाँ स्टोर करते हैं, कितना स्टोर करते हैं? वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, कल सबको ख़राब होना था, सब पेरिशेबल नेचर के होते हैं, ठीक है ना। इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद आखिर में क्या हुआ? इन्वेंशन हुआ मनी का। पहले कॉइन्स आए, ठीक है, पहले कौन सा है? पहले हमारे यहाँ सिल्वर के और गोल्ड के कॉइन बने, उसके बाद फिर धीरे धीरे टाइम चेंज हुआ और अब अलाउड और मेटल की कॉइन्स और पेपर करेंसी, प्लास्टिक करेंसी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, है ना, इलेक्ट्रॉनिक, सब कुछ अभी मार्केट में हमारा आ गया। तो क्या देखा हमने? सिस्टम बदला, है ना, नेचर ने अपने आप को खुद से ही चेंज कर लिया, तो हमने भी अपने आप को चेंज किया, राइट। अब जो मनी आ गया, मनी क्या है? मनी है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब मनी है एक्सचेंज करने का मीडियम। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर
स्टोर ऑफ वैल्यू है, इसको हम आराम से स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी हो सब हो जाएगा। मेजर ऑफ वैल्यू ये चीज़ों को मेजर कर सकता है, क्योंकि हमको पता होता है रुपये की वैल्यू कितनी है, कितना इसमें सामान आ सकता है, तो ये मेजरमेंट का तरीका हो गया। और स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट पेमेंट, और अगर फ्यूचर पेमेंट करना होगा तो भी वो इजीली हम मनी के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आप इसको इसकी डेफिनेशन में भी लिख सकते हैं। इतनी बात मेरी समझ में आ गई आप लोगों को। चलते हैं हम आगे। अब ये मनी को कुछ काइंड्स में भी डिवाइड कर दिया, जैसे फिएट मनी, फिड्यूशियरी मनी, फुल बॉडी मनी और क्रेडिट मनी। ये थे फिएट मनी ना, जो इंडियन गवर्नमेंट ने जितने भी ये जो पॉलिसी निकाले हुए हैं और पेपर के जितने भी नोट निकाले हुए हैं वो सब फिएट मनी के अंदर आ जाता है। ऑथराइज्ड है, पूरी तरीके से लीगल है, जितने भी लोग हैं इसको आराम से ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिएट मनी कहते हैं। समझ गए, जो भी अथॉरिटी ने हमारे ने इसको इशू किया हुआ है वो सारे के सारे जो नोट या करेंसी होती है वो फिएट मनी के अंदर आती है। फिड्यूशियरी मनी क्या थी, ये भी एक्सेप्टेबल है पूरी तरीके से, जो भी पेयर होगा या जो बायर होगा है ना वो आराम से इसको ले सकते हैं, लेकिन ये अभी नहीं, नेक्स्ट के लिए। जैसे कि जो चेक होते हैं है ना, चेक है, चेक पर जो अमाउंट लिखा हुआ होता है वो डेफिनेटली इन फ्यूचर आपको पेमेंट हो जाएगा, फिड्यूशियरी मनी के अंदर आ जाएगा। अभी वो नोट, हम उसको नोट और पॉइंट की कैटेगरी में नहीं लिखेंगे, लेकिन चेक भी हमारा क्या हो गया, वो भी मनी है, हमको पता है कि उसका पेमेंट हमारे पास आएगा ही आएगा, फिड्यूशियरी मनी के अंदर आएगा। ठीक है, फिड्यूशियरी काल्पनिक है लेकिन है तो सही ना, है तो सही। एक बात है फुल बॉडी मनी। देखो फुल बॉडी मनी क्या होते थे, जैसे पहले के ना जो वो बनते थे सिल्वर और गोल्ड के कॉइन, उनको मेल्ट कर लेते थे, उसमें जो मेटल निकल के आता था ना वो उसकी वैल्यू की जितना बड़ा होता था। एम इजिकल टू सी लिखा हुआ है ना, तो मनी वैल्यू इजिकल टू कॉमोडिटी वैल्यू। कॉमोडिटी मतलब जो उसके अंदर मेटल लगा हुआ है वो, तो कॉमोडिटी की वैल्यू और जो मनी की वैल्यू थी बिल्कुल इक्वल होती है, इक्वल फुल बॉडी मनी है ना। क्रेडिट मनी वो होता है जिसमें मनी ज़्यादा लिखा हुआ है लेकिन कमोडिटी की वैल्यू उससे कम होती है। जैसे आज के टाइम पे अगर हम कॉइन होते हैं उनको अगर हम मेल्ट करा दें तो उसमें क्या निकलेगा, थोड़ा बहुत जो मेटल होगा, तो वो उसमें जो लिखी हुई वैल्यू होती है, जैसे 10 रुपये का सिक्का एग्जाम्पल है, 10 रुपये का सिक्का है, अगर हम उसको मेल्ट करा रहे हैं हमें पड़ा उसमें जो मेटल निकले वो 1 रुपये की है, क्रेडिट मनी के अंदर आ जाएगा। समझ में आ गए, जो उससे कम होगा। ये हो जाती है हमारी मनी की कुछ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के साथ, सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी माने कि एक इकोनॉमी के अंदर कितना मनी है, कितनी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे आज की तारीख में अगर हम ये देखें कि ऑल ओवर इंडिया की इकोनॉमी के अंदर कितना मनी है, तो वो हम उसमें कैलकुलेशन हम किन किन चीज़ों का करेंगे कि हम मनी को टोटल वैल्यू कर करके लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मनी की सप्लाई में यानी कि हमारे पास जो स्टॉक है मनी का, हमने लिखा हुआ स्टॉक मनी का, स्टॉक में उन लोगों को नहीं लेते जो मनी के सप्लायर है। समझ में आ रही है ना, मनी के सप्लायर कौन होते हैं, आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक और हमारी गवर्नमेंट। इन तीनों को छोड़ करके बाकी सारी जो पब्लिक होती है उस पब्लिक के पास जितना भी अमाउंट है डिमांड डिपॉजिट्स में और कैश में, उन सबको ऐड कर दो, हमारी मनी सप्लाई कैलकुलेट हो जाएगी एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। अभी पूरा कैलकुलेशन बता दो, इतना पहले समझ लो। ठीक है, मनी सप्लायर कौन होगा, मनी सप्लायर होती है हमारे सबसे पहले आरबीआई टॉप पर, कॉमर्शियल बैंक, देन गवर्नमेंट। समझ गए है ना, ये लोग मनी की सप्लाई करते हैं, यानी कि मनी को बनाते हैं, इशू करते हैं। आरबीआई इशू करती है ना, आरबीआई इशू करती है, और हम लोग कौन होगा, हम एज अ पब्लिक होगा, तो हम उसे यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जितने भी डिमांड डिपॉजिट वगैरह होते हैं वो सबको ऐड किया जाता है और मनी सप्लाई को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मनी सप्लाई को लेकर के हम आपके सामने अभी आ रहे हैं, है ना, तो हम आपको पूरे एक चार्ट बना करके उसका समझा रहे हैं। चलते मनी सप्लाई की साइड, है ना, सप्लाई ऑफ मनी हमने आपको बताया कि हम ये समझा दें आपको। तो सप्लाई ऑफ मनी, सप्लाई कौन कौन करेगा, माने इशू कौन, किसको राइट्स मिले हुए हैं जो वो इशू कर सकता है ना। तो अभी हमने जैसे आपको बताया से पहले कि सबसे पहला आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, देन गवर्नमेंट, है ना। इंडियन गवर्नमेंट सिर्फ 1 रुपये नोट और कुछ नहीं, है ना, इंडियन गवर्नमेंट के 1 रुपये नोट, बाकी कुछ भी इशू नहीं कर सकती। तो जैसे
प्रोड्यूसर ऑफ मनी कह भी सकते हैं इसको, सप्लायर भी कह सकते हैं, प्रोड्यूसर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी सारा राइट्स किसके पास है, आरबीआई के पास है। कॉमर्शियल बैंक सिर्फ इसकी हेल्प करने वाला काम करता है। समझ गए कि आरबीआई ने इशू कर दिए नोट, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाना है लोगों के बीच में, तो ये किसके थ्रू होगा, ये कॉमर्शियल बैंक के थ्रू होता है ना। कॉमर्शियल बैंक क्या करती है, सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो होता है, और एक होता है एसएलआर, है ना, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। एक्चुअली क्या होता है, बैंक के पास ना सीआरआर और एसएलआर होता है। एसएलआर और सीआरआर मतलब इतना रुपया उन्हें अपने पास कैश में रखना होता है, बाकी को वो एसएलआर दे सकते हैं, लोगों को लेंड कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं, लेकिन बाकी रुपये उनको अपने पास यहाँ रखना होता है। आरबीआई में सीआरआर को यहाँ रखते हैं ये, ठीक है। ये इशू करने का काम नहीं करते कॉमर्शियल बैंक्स करेंगे, है ना। इशू करने का काम कौन करेगा, सिर्फ आरबीआई के पास राइट्स। और कौन कर सकता है, और है तीसरा आ जाता है हमारा प्रोड्यूसर गवर्नमेंट। हमने आपको बता दिया 1 रुपये नोट जो है वो ये कर सकता है। बस क्लियर है मेरी बात। अच्छा, अब आ जाती है बात इसकी कि जब आरबीआई को एक पावर मिली हुई है कि वो नोटों को इशू कर सकता है, तो बहुत सारे नोटों को क्यों नहीं इशू कर दिया जाता, तो ये जो पॉवर्टी है वही खत्म हो जाता। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जब एक्सेस हो जाती है किसी भी चीज़ की तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, ठीक है। तो उतना ही रुपया बाहर निकाला जाता है, उतने ही रुपयों को इशू किया जाता है जितनी जरूरत होती है, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं कर सकते। उस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं कि एक मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, MRS मिनिमम रिजर्व सिस्टम है, उसके हिसाब से ही आरबीआई नोट को इशू करती है। इसमें क्या 200 करोड़ रुपया मिनिमम उसी पे स्टॉक में रखे हुए है ना। उसमें से भी उसमें क्या हो सकता है, गोल्ड हो सकता है या फिर फॉरेन सिक्योरिटीज हो सकती है 200 करोड़ की, है ना। पहले माना जैसे हमें 100 रुपये भी निकालने हैं तो 100 रुपये की बराबर का गोल्ड पहले हम अपने ट्रेजरी में रखेंगे, तब जब उसके बाद हम 100 रुपये को इशू करेंगे, ठीक है। तो ऐसे इनका जो मिनिमम लिमिट है वो कितनी है, 200 करोड़ की है। 200 करोड़ में गोल्ड भी हो सकता है, फॉरेन सिक्योरिटीज़ भी हो सकती है, लेकिन इस 200 करोड़ में 115 करोड़ का गोल्ड होना कंपलसरी है, तब जाकर के आरबीआई नोटों को इशू करती है, ठीक है। कॉमर्शियल बैंक क्या काम करते हैं, कॉमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट्स के उसके पास सीआरआर ले लेते हैं, और फिर लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करेगा, तो कॉमर्शियल बैंक करते हैं। डायरेक्ट आरबीआई से तो हमारा कोई लिंक नहीं होता ना, हम कहाँ जाते हैं पैसे लेने के लिए, हम जाते हैं कॉमर्शियल बैंक से, ठीक है ना। इतनी बात मेरी समझ में आ गई। इसका ये जो किस तरीके से नोट इशू किए जाते हैं, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं, हमने आपको बताया कि सप्लाई ऑफ मनी है, तो अगर हम एट ए पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी में ये देखना चाहते हैं कितना मनी सप्लाई है, तो कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। उसके लिए 4 चीज़ होती है, M1, M2, M3 देन M2। अभी हम आपको बताते हैं M1 क्या क्या चीज़ हम ऐड करेंगे। देखो, करेंसी विद पब्लिक, लोगों के पास कितनी करेंसी है एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, सब ऐड होंगी। दूसरी क्या चीज़ ऐड होगी, डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक ऑफ पीपल, लोगों की डिमांड डिपॉजिट, जो कॉमर्शियल बैंक में डिपॉजिट है, माने हमारी सेविंग्स जितनी भी अगर हमने वहाँ डिपॉजिट की हुई है, कहाँ पर, है ना, इसमें बैंक में डिपॉजिट की हुई है, तो वो सारी वो डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, वो समझ गए। तो क्या चीज़ होगी, एक तो करेंसी हमारे पास जो है, और वो करेंसी जो हमारी बैंक में है, और तीसरी आ जाती है और डिमांड डिपॉजिट जो आरबीआई में किसके होंगे, जो नाबार्ड के हो सकते हैं, जो IMF के हो सकते हैं, और जो वर्ल्ड बैंक के हो सकते हैं। जब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तब हमें मनी की सप्लाई पता चल जाती है कि सप्लाई ऑफ मनी किसी भी कंट्री के अंदर कितना है। समझ गए आप, ठीक है ना। अब जो हमारे पास करेंसी है, अगर वही बस अब यही वाली बात आ जाती है कि जो ब्लैक मनी हो जाता है, जिससे डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो डिमोनेटाइजेशन के पीछे रीज़न यही तो था कि भाई जो लोगों के पास जो अंदर डिपॉजिट थे और जो नहीं बताना चाहते थे, जो बाहर, उसे बाहर निकलवाना है ना। ऐसे तो कोई नहीं बताएगा भाई, है ना। हमारे पास अगर मान 1 करोड़ है, हमने कहा नहीं हमारे पास तो 82 लाख रुपये है, तो उनके पास क्या प्रूफ, उनके पास कोई प्रूफ नहीं, ठीक है, उन्होंने लेकर तो करेंसी बंद कर दी, अब तो निकालोगे। तो ये वो काम होता है डिमोनेटाइजेशन, वो हुआ है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हम जो मोदी सरकार ने बंद किया, इससे पहले भी हुआ है और कई और कंट्रीज में हो चुका है। इसीलिए कि जब लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अंदर रख देते हैं उठा करके, तो वो जो मनी होता है वो हमारी सर्कुलेशन से हटता चला जाता है,
ठीक है। तो मार्केट में वो पैसा ही नहीं दिखता, जब पैसा नहीं दिखता तो गवर्नमेंट परेशान होती है, आपके कितने नोट होंगे इशू करके ले करके आएगी भाई, बस एक जरिया होता है उनके पास, एक डिमांडेशन कर हटा, सारे नोट ही बंद करो, तो अब नए सिरे से ले करके आओ, समझ गए। और ये टाइम टाइम पर अगर होता रहेगा तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग होती है ये बंद हो जाएगी, लेकिन ये इंटरेस्ट भी है भाई आपके लिए भी हो सकती है। ठीक है, चलते हैं। ये इतनी बात भी समझ में, ये हो गया हमारा M1, ठीक है, इसे कहते हैं M1। अब M2 में क्या होगा, M2 में सिर्फ जो M1 है वो तो है, लेकिन इसमें डिपॉजिट और जोड़ देंगे हम किसके, पोस्ट ऑफिस के, यानी कि पोस्ट ऑफिस के अंदर जो भी हमारी सेविंग्स हैं वो और इसमें ऐड कर दी जाएंगी, तो वो M2 के अंदर हो जाएगा। ठीक है, M3 में आ जाते हैं हम। M3 क्या है, M2 से है और क्या, नेट टाइम डिपॉजिट विद द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के साथ जितने भी हमारे डिपॉजिट्स हैं वो और इसमें ऐड कर दिए जाएंगे टाइम डिपॉजिट। और M4 में क्या होगा, M3 के साथ साथ टोटल डिपॉजिट भी पोस्ट ऑफिस में जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो भी और ऐड कर देंगे। तो इस 4 तरीके से हम अपनी करेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें से कोई भी एक मेजरमेंट कर सकते हैं, वो करेंसी आपकी कैलकुलेट हो सकती है। कंट्री बाई कंट्री अलग अलग रहता है मेजरमेंट करने के तरीके, ठीक है। इंडियन करेंसी कैसे होती है वो भी हम बता देंगे इसके बाद। तो ये M1 हो गया, M2 हो गया, M3 हो गया और M4, ठीक है। जिसमें से M1 और M2 ये कुछ नैरो कॉन्सेप्ट है ना, नैरो है क्योंकि इसमें सारी चीज़ों को हमने कवर नहीं किया हुआ, लेकिन M3 और M4 दोनों क्या है, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है इसके सप्लाई मनी को कैलकुलेशन करने। समझ आ गई बात मेरी, चलते हैं। देख और क्या होता है, एक बैंक मनी होता है, डिमांड डिपॉजिट सामने बात बता दी आपको। अच्छा, ये आ जाते हैं बैंक मनी। बैंक मनी क्या होती है, जितने भी डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास होते हैं लोगों के, सब बैंक मनी कहलाते हैं, समझ के। बैंक मनी क्या है, बैंक के पास पैसा क्या है, जो लोगों का पैसा होता है वही तो होता है। जो डिमांड डिपॉजिट क्या होगा, डिमांड डिपॉजिट इज इक्वल टू बैंक मनी, समझ गए। अब आ जाते हैं हाई पावर मनी क्या होती है। तो हाई पावर मनी में बाकी सारी चीज़ें, करेंसी हेल्ड बाय द पीपल, वॉल्ट कैश ऑफ द कॉमर्शियल बैंक या फिर CRR विद RBI, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये हमारी तीनों चीज़ें क्या होती है, ये हमारी हाई पावर मनी होती है, ठीक है। इसमें से सिर्फ ये इन दोनों को जब भी हम इसका कैलकुलेशन करेंगे सप्लाई मनी का, इन दोनों को नहीं लिया जाता है, ना वॉल्ट कैश को लिया जाता है जो कमर्शियल बैंक का है, और ना ही CRR को लिया जाता है जो RBI में उसने डिपॉजिट किया हुआ है, ठीक है। RBI के पास जो कुछ है वो कभी भी इसी कैलकुलेशन में सप्लाई ऑफ मनी है, हम उसको कैलकुलेट नहीं करते। सिर्फ ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ आती है, इसके अलावा और कोई चीज़ें एक्स्ट्रा इसमें कोई भी कैश नहीं आ सकता, समझ गए। जैसे बैंक का होता है तो ये ग्रॉस हो जाता है, ग्रॉस एक होते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट और एक होते हैं ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो हम ये जो यहाँ पर नेट डिमांड डिपॉजिट को ही ऐड किया जाता है, ग्रॉस को नहीं करें। अब ग्रॉस क्या होता है, ग्रॉस होता है बैंक का बैंक के साथ, है ना भाई, बैंक को भी तो जरूरत पड़ती है ना, तो बैंक ने बैंक से लिया हुआ है, पैसा दिया है तो वो तो वहीं का वहीं है ना, वो हम ऐड नहीं करेंगे मेजरमेंट में कभी भी। हम क्या करते हैं, हम करते हैं नेट डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। नेट डिमांड डिपॉजिट में बैंक की जो ट्रांजैक्शन है उनको हटा दिया जाता है और जो पब्लिक के ट्रांजैक्शन है उनको ले लिया जाता है, तो वो हम सबको यहाँ पर ऐड कर देते हैं, तब जाकर के हमारा मनी सप्लाई यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है। इतनी बात आपको मेरी क्लियर हो गई सब, ठीक है। ये पूरा सिस्टम आप सब समझ में आ गया अच्छे से, ठीक। अब हम चलते हैं आपको ये, हालांकि ये आपके अगर हम ये कहते हैं कि ये 12th के स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं, हमने 12th के स्टैंडर्ड से बियॉन्ड आपको पढ़ा दिया है यहाँ पर, और अभी भी हम जो बात आगे आपको बनाने जा रहे हैं इंडियन मॉनेटरी सिस्टम की, तो वो भी 12th के आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर आप नॉलेज चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उसे सीखें और समझें आप उसको, ठीक है। तो वो और हम इसमें आपको बता दें। तो चलते हुए इंडियन मॉनेटरी सिस्टम की साइड, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम की साइड, है ना। इंडियन मॉनेटरी सिस्टम कैसा है, तो देखो सिंपल है एक बात कि इंडिया में जो भी मॉनेटरी सिस्टम है उसमें पेपर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, यानी कि पेपर करेंसी है, दोनों करेंसी हमारे यहाँ दोनों ही है जो भी गवर्नमेंट हमारी इशू करती है, पर पेपर करेंसी यहाँ पर ज़्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है। इसे लिखा भी हुआ है, इसके लिए इसको क्या कहा जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है पेपर करेंसी स्टैंडर्ड। ये इंडियन करेंसी का सेकंड अपर नेम भी बोल सकते हो, जैसे इस नाम से जाना जाता है, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड।
यहाँ पर पेपर के भी हैं और कॉइन्स भी हैं। लेकिन अगर हमें लार्ज डिनोमिनेशन करना है, ट्रांजैक्शन हमारा बड़ा है, तो हमें पेपर करेंसी ही यूज़ करनी होगी। कॉइन्स किस में यूज़ होते हैं? छोटे मोटे ट्रांजैक्शन में कॉइन्स यूज़ कर लिए जाते हैं, क्योंकि कॉइन्स को ना लिमिटेड लीगल टेंडर मिला हुआ है। लिमिटेड लीगल टेंडर का क्या मतलब होता है? अगर ट्रांजैक्शन बहुत बड़ा है तो आप इसे यूज़ कर ही नहीं सकते हो, सामने वाला लेगा ही नहीं, इतने सारे पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, इतना वेटेड हो जाएगा, कौन लेगा उसको, है ना, तो वो नहीं ले सकता। तो इसलिए इसको क्या दे रखा है? इसको लिमिटेड लीगल टेंडर, इसको अनलिमिटेड, चाहे जितना, चाहे वो कोई भी आपको भी देगा तो भी आप ले लो, चाहे जितना देगा सब ले लो, ठीक है ना। तो ये ट्रांजैक्शन के हिसाब से इंडिया में ये है। और क्या है इंडिया में सिस्टम? क्या है? वही मिनिमम रिजर्व सिस्टम हमने अभी आपको बताया था, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जिसमें गोल्ड रिजर्व रखा जाता है, 115 करोड़ रुपये बता रखा है। और क्या है? क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी माने लोगों के पास, पब्लिक के पास जितना भी इस टाइम पे सर्कुलेशन में मनी घूम रहा है वो सब क्रेडिट मनी है। भाई गवर्नमेंट के पास थोड़ा है ही नहीं तो क्या हो गया? हमारे गवर्नमेंट के लिए तो क्रेडिट मनी हो गया ना, मैंने RBI के लिए तो क्रेडिट मनी हो गया ना, लोगों के पास जितना है। और ये 115 करोड़ रुपये की प्रोपोर्शनेट होता है ना, जितना, मतलब ये तो मिनिमम है, बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, जितना जिस हिसाब से इशू करते जाएंगे उतने हिसाब से वो गोल्ड को अपने रिजर्व रखते जाएंगे। तो ये एक तरीके का समझ लीजिए बैंकिंग सिस्टम है, एक तरीके का कह सकते हैं हम, ये प्रोटेक्शन रहता है कि हाँ अगर हम इशू कर रहे हैं तो कम से कम इतना पैसा हमारे पास सुरक्षित है, ठीक है ना। इन केस अगर कुछ हो जाता है तो नहीं कुछ आ गया तो हम उस गोल्ड से काम चला सकते हैं, समझ रहे हो ना। बिल्कुल जैसे घर में हम करते हैं, ठीक है ना, गोल्ड हम क्यों खरीदते हैं, गोल्ड हम क्यों रखते हैं? जैसे कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो गोल्ड को हम सेल करके अपना ये काम करा सकते हैं, ठीक है। सेम इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम है हमारा यहाँ पर, RBI ने सिस्टम कर रखा है, क्योंकि गोल्ड एक वैल्यूएबल मेटल है। गोल्ड ही क्यों, दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, गोल्ड ही क्यों? क्योंकि गोल्ड एक वैल्यूएबल मेटल है और ये ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल है, सब एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए गोल्ड, ठीक है। और जैसे फॉरेन सिक्योरिटीज़ में भी आप डॉलर, क्यों? क्योंकि डॉलर भी एक्सेप्टेबल एक वैल्यू है, ठीक है ना, है? तो इस तरीके से ये सिस्टम यहाँ पर चलता है। और आ जाता है एक टाइम, हमने बोला जैसे डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट हो, एक फिक्स डिपॉजिट होते हैं, टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, ये तीनों एक ही हैं, सिनोनिम में एक दूसरे के, टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है। जैसे इसके नाम से क्लियर है, ये तभी डिपॉजिट कंप्लीट आपको इसके बदले का आपको पैसा तभी मिलेगा जब इनका टाइम पूरा हो जाएगा, क्योंकि फिक्स्ड है ना। तो इनमें लिक्विडिटी इनके कंपैरिजन में कम होती है। अभी लिक्विडिटी क्या होता है ना, लिक्विडिटी समझे, लिक्विडिटी लिक्विड होता है ना, जैसे पानी होता है एकदम से बह जाता है। लिक्विडिटी माने ऐसी चीज़ है जो तुरंत से ही कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उनमें ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो जैसे डिमांड डिपॉजिट है, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट आपने पैसे मांगे और तुरंत दे दिए गए, डिमांड डिपॉजिट बहुत लिक्विडिटी होती है इसके अंदर, पर इनमें लिक्विडिटी कम होती है, ठीक है। क्योंकि टाइम के हिसाब से ना, फिक्स टाइम के हिसाब से उसमें टाइम मेंशन होता है, उसके अकॉर्डिंग ही उसमें जब टाइम पूरा हो जाएगा तभी उसके बदले का कैश आपको मिलेगा, ठीक है। ये चेकेबल होते हैं, ये चेकेबल हो ही नहीं सकते हैं, चेक आप कर ही नहीं सकते हो आप, ठीक है ना, क्योंकि पैसा तो तब मिलेगा ना आपको जब आप मैच्योर हो जाएगा, मैच्योरिटी डेट आएगी आपको मिल जाएगा, समझ गया। इसी को क्या कहा जाता है, इसको लिक्विडिटी सिस्टम कहा जाता है। लिक्विडिटी मीन्स कैश में कन्वर्ट होना, समझ गए आप मेरी बात को। ये इतनी बातें, ये सब इंडियन सिस्टम, इंडियन मॉनेटरी सिस्टम, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो कुछ सिस्टम है और कुछ चीज़ों को पता है, प्रैक्टिकली आप देखते जाएंगे वो आपको क्लियर होती जाएंगी। ये तो सब आपके जैसे हमने समझा दिया, अब आप इसी के अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट में देखने की कोशिश करेंगे चीज़ों को तो आपको लगेगा कि हाँ जो है जो चीज़ें बुक में लिखी हुई हैं और जो बताया जाता है, जो टीचर्स बताते हैं वो सच में वर्किंग में रहते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड आपको नोट्स भी मेरे कैंप पर मिलते रहेंगे, जैसे स्टॉक एक्सचेंज का नोट, इससे पहले हमने डैट्स के नोट्स भेजे थे और स्टॉक एक्सचेंज के नोट्स भी हमने प्रिपेयर किए हैं, वो भी आपको मिलते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। गुड बाय कहने का टाइम आ गया, ओके गुड बाय, टेक केयर।